हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आपका एक बार फिर से ऑन माय चैनल कृष्णा सिंहदेव। तो ऑल मेरे मेहनती बच्चों जो क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, आज आपके लिए मैं एक और चैप्टर लेकर आई हूँ। जो हमने प्रीवियस चैप्टर किया था वो था डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, जिसमें हमने कवर किया था मतलब एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ डिमांड। आज मैं जो चैप्टर करने वाली हूँ वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक चैप्टर है जिसको आपको काफी अच्छे से करना है। एंड एडवांटेज ऑफ डूइंग दिस चैप्टर प्रॉपरली इज दैट कि आपको सप्लाई का चैप्टर में बहुत ज्यादा मदद मिल जाती है एंड वो काफी आसानी से आप कर पाते हैं। सेम बात मैंने डिमांड का चैप्टर एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ाते टाइम आपको बोली थी, क्योंकि डिमांड जो है वो सप्लाई से काफी कुछ रिलेट करता है और आगे जाके नॉट ओनली इन सप्लाई का चैप्टर, मार्केट मैकेनिज्म के चैप्टर में आपको इसकी बहुत हेल्प मिलने वाली। अच्छा, प्रीवियस वीडियो जो है वो उसके लिए मुझे कुछ बच्चों ने कमेंट करके बोला कि मैम बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो गई थी, प्लीज इसको 2 पार्ट में कर दीजिए, उतना समय नहीं मिल पा रहा है। तो ठीक है, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं आज जो काम कर रही हूँ वो ये कर रही हूँ कि मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में स्प्लिट करने वाली हूँ। आज मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फर्स्ट पार्ट आपको टीच कर रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा रिवीजन चल रहा है। एक बार फिर से आप लोगों को बोल दूं, ये रिवीजन वीडियो है। यहाँ मैं आपको कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज्यादा डिटेल में जाकर नहीं पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन यस मैं इतना अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी कि अगर आपने एक बार पहले पढ़ा हुआ या सिर्फ क्लास अटेंड करी हुई है तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो दोबारा से पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। इसके बाद आपको एक ही काम करना है, एक बार फिर से बुक खोलनी है और आपके नोट्स अगर आपके पास है तो नोट से अच्छे से पढ़ाई कर लेनी चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट आप कभी भी नहीं बोलेंगे व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पर जो चैप्टर नंबर लिखा हुआ है उसे आप इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज ये चैप्टर नंबर किसी और बुक का है। आपकी बुक में जो भी चैप्टर नंबर है आप उसी को रेफर करिए। तो हम आज कर रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मीनिंग क्या है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे। तो मीनिंग के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। यहाँ मेरे पीछे कुछ लिखा हुआ है तो मैं 1 मिनट के लिए अपना कैमरा बंद कर लेती हूँ और आप इसे ठीक से रीड कर लीजिए। क्या लिखा हुआ है, द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी to a change in any of its determinants, which is namely price of the commodity, price of other commodities and income of the consumer। मतलब हम यहाँ ये बात कर रहे हैं कि डिमांड में जो चेंज होता है उसकी डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस कैसी है, डिमांड रिस्पॉन्ड कैसे करती है टू वेरियस फैक्टर्स जिनकी वजह से डिमांड में चेंजेस आ सकते हैं। मींस वी आर रेफरिंग टू द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में हमने पढ़ा था प्राइस ऑफ कमोडिटीज ऑन प्राइस पढ़ा था, इनकम ऑफ कंज्यूमर पढ़ा था, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड जिसके अंदर 2 तरीके के गुड थे, सब्स्टिट्यूट गुड्स थे एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स थे। देन हमने देखा था टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर एंड इस तरीके से काफी सारे फैक्टर्स थे जो इलास्टिसिटी जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। ये देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक डिफरेंट टॉपिक की तरह क्यों पढ़ना पड़ता है, पहले तो इसको समझ लीजिए। जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो लॉ ऑफ डिमांड हमें सिर्फ डायरेक्शन बताता है। क्या डायरेक्शन बताता है कि बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस जो डिमांड है वो चेंज करेगी एंड दीज 2 थिंग्स आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब अगर प्राइस राइज करेगा तो डिमांड फॉल करेगी एंड वाइस वर्सा। लेकिन अगर प्राइस 20% से इंक्रीज हुआ तो डिमांड कितने परसेंट से फॉल करेगी, इसके बारे में लॉ ऑफ डिमांड कुछ भी नहीं बोलता है। तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें हम यही पढ़ने वाले हैं कि कितना डिग्री चेंज आएगा। भाई ये तो पता है हमें कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे एज फार एज प्राइस एंड डिमांड की बात है, लेकिन कितना चेंज आएगा उसकी स्टडी को करना है, या कितना रिस्पॉन्ड करेगी डिमांड, कितने परसेंटेज से चेंज होगी या कितनी क्वांटिटी में चेंज होगी, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ नॉर्मली जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो काफी सारे लोगों को लगता है ओनली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, लेकिन नहीं, जितने फैक्टर्स डिमांड को अफेक्ट करते हैं उनसे रिलेटेड इलास्टिसिटी हो सकती है। हम 3 फैक्टर्स को देखने वाले हैं। एक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिलेटेड टू प्राइस, मतलब रिस्पॉन्स ऑफ डिमांड with a response to the change in the price। तो अगर change in the price के साथ डिमांड चेंज होती है, कितना परसेंटेज चेंज होती है, कितनी क्वांटिटी में चेंज होती है, उस पार्ट की हम स्टडी करें तो उसे बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो फर्स्ट वाला येलो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है। देन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सो ड्यू टू चेंज इन द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, जो डिमांड है
कितनी चेंज होगी, कितना परसेंटेज उसमें चेंज आएगा या कितनी क्वांटिटी में वो चेंज होगी, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड थर्ड है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम बोलते हैं जब रिलेटेड गुड्स जिसके अंदर दो गुड्स आते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड, उसमें अगर चेंज आता है तो कमोडिटी इन क्वेश्चन की डिमांड कितनी चेंज होने वाली है, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। चलिए तो एक एक करके डिटेल में इसको समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे से अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो हम देख रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन प्राइस। मतलब कि अगर चेंज हुआ प्राइस में, अब चेंज का मतलब दोनों ही चीजें हैं, दैट कैन बी नेगेटिव चेंज और दैट कैन बी पॉजिटिव चेंज, मतलब कि प्राइस कैन इंक्रीज और प्राइस कैन फॉल डाउन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। उस चेंज की वजह से डिमांड का रिस्पांस कैसे आएगा, ये तो हमें पता है कि अगर प्राइस फॉल करता है तो डिमांड इज गोइंग टू इंक्रीज और अगर प्राइस राइज करता है तो डिमांड इज गोइंग टू फॉल। बट कितना परसेंटेज चेंज आएगा या कितना चेंज आएगा, अगर उसकी बात करें, इतना रिस्पांस कितना होगा डिमांड का, उसकी बात करें, सो दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड विच इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। रिस्पॉन्सिवनेस of demand towards the change in price. So price elasticity of demand refers to the ratio of percentage change in quantity demanded of a commodity to a given percentage change in its price. Okay, तो यहाँ पर percentage method का reference दिया है। In general जब भी आपको elasticity of demand explain करना होगा, आप percentage method के through ही explain करिए उसे, और percentage method के ऊपर separately question आता है तो obviously percentage method ही लिखना है। तो percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price, this is the फॉर्मूला। तो आपको हमेशा फॉर्मूला कोट करके आना है स्टूडेंट्स, क्योंकि विदाउट कोटिंग द फॉर्मूला आपका जो आंसर है उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता है। इसीलिए जहां पर भी फॉर्मूलाज है, अब आप बच्चे नहीं है, आप क्लास 10 में पढ़ते हैं, तो आपको अपना ब्रेन अप्लाई करना है और जो चीजें नहीं लिखकर पूछी गई हैं उन्हें भी आप लिख दीजिए, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज है तो उस नॉलेज को शो ऑफ भी करना पड़ेगा। यस, क्योंकि योर ब्रेन कैन नॉट बी रेड बाय द एग्जामिनर, व्हाट कैन बी रेड ओनली योर आंसर शीट। तो जो भी आपको आता है उसको उतारना पड़ेगा, आंसर शीट पे लिख कर आना पड़ेगा। सो व्हेन ईपी denotes price elasticity of demand, where EP मतलब elasticity of demand, price elasticity of demand यहाँ पर है EP is equal to percentage change in quantity demanded, percentage change in quantity demanded numerator में है, this is the dependent variable and denominator में independent variable है, price है जो कि, तो price के change की वजह से quantity demanded का कितना change होगा उसकी यहाँ पर हम study करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसी फॉर्मूला को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं मैथमेटिकली कि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई अपॉन वाई। तो जब ये फाइनल फॉर्मूला निकल के आता है तो ये जो लास्ट में इक्वल्स टू के बाद लिखा हुआ है, अगर आप मेरे कर्सर को देख पा रहे हैं तो दिस पर्टिकुलर पार्ट मैं यहाँ पर कर देती हूँ। ये देखिए, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये क्या है, दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई इंटू वाई अपॉन क्यू। नाउ यहाँ पे डेल्टा क्यू क्या है यहाँ पर, अच्छा सॉरी एक मिनट, मैं शायद एक स्लाइड आगे चली गई हूँ, मैं जरा पीछे जाकर के देखती हूँ, मैं या नहीं हूँ तो सही स्लाइड पे, लेकिन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ गई है यहाँ पे। मुझे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन आपको करना था, तो मैं वहां वाले पार्ट पर चले जाती हूँ। चलिए अब हम आगे हैं, यहाँ पर मैं सही स्लाइड पर पहुंच गई हूँ, पहले जो स्लाइड थी वो थोड़ी आगे पीछे हो गई थी। तो ये देखिए, ये है आपका परसेंटेज चेंज, है जिसे हम प्रोपोर्शनल चेंज मेथड कहते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है जो हमने लिखा था पहले, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विच इज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड नीचे जो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको अगर हम न्यूमेरिकली लिखे तो कैसे लिखेंगे, द फाइनल फॉर्मूला इज दिस वन विच इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। तो डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन quantity demanded and delta P means change in price, and उसे हम original price and original quantity से divide करते हैं। and by default जो elasticity of demand है वो हमेशा ही माइनस में आती है। क्यों? because of the inverse relationship of price and elasticity of demand। तो हमेशा ही ऐसा होगा कि आपका आंसर जो है वो कैसे आएगा, माइनस में आएगा। तो ये जो फॉर्मूला है दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसे भी आप हमेशा अपने आंसर्स का पार्ट बनाइए, इसे लिखकर आइए, क्योंकि इसे लिखकर आने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये पता चलता है किसको, एग्जामिनर को। ठीक है, तो आपको ये हमेशा कोशिश करनी है कि आपको जो आता है आप उसे लिख के बताइए। हाँ, अननेसेसरी टाइम वेस्ट मत करिए कि जहां जरूरत नहीं थी वहां पर भी आप
सारे के सारे कॉन्सेप्ट चिपका रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, लेकिन हाँ जो रिलेवेंट है उसे आपको लिख कर आना है और अपनी राइटिंग स्पीड को मेंटेन करके रखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये तो हो गया हमारा परसेंटेज चेंज या फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग आउट इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसे आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताना होगा। अब हम चलते हैं दूसरी टाइप ऑफ इलास्टिसिटीज क्या होती है। अगर हम बात करें दूसरी टाइप ऑफ इलास्टिसिटी, तो हमारे पास दूसरे टाइप ऑफ इलास्टिसिटी में यहाँ पर है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एज वेल। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वही है रिस्पॉन्स ऑफ डिमांड टुवर्ड्स द चेंज इन दिस टाइम प्राइस, नहीं इनकम। तो इनकम में अगर कोई चेंज आता है तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसे बोलते हैं। इनकम में चेंज आने की वजह से आपकी इलास्टिसिटी, आपकी डिमांड में कितना चेंज आएगा उसे बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो इनकम ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला इज सेम लाइक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जहां पर लिखा हुआ था हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब यहाँ पर सिर्फ इतना अंतर होगा, न्यूमरेटर तो सेम ही रहने वाला है। हम लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो हम इम्पैक्ट देख रहे हैं ऑफ परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑन द डिमांड, कितना डिमांड चेंज हो गई, इसे बोलते हैं EY। EY का मतलब होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थर्ड टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है हमारे पास, इसके ऊपर हम बाद में जाएंगे, विल कम बैक ओवर हियर, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब गुड एक्स एंड गुड वाई। अब ये गुड एक्स एंड वाई क्या हो सकते हैं, दीज कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड दीज कैन बी सब्स्टिट्यूट गुड ऑल्सो। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जाम्पल हैं कार एंड पेट्रोल, एंड सब्स्टिट्यूट गुड के एग्जाम्पल है टी एंड कॉफी। तो यहाँ पर हम एक गुड के प्राइस में चेंज होने की वजह से दूसरे गुड की क्वांटिटी की चेंज उसको देखेंगे। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है EXY, मतलब इलास्टिसिटी, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू डेल्टा QX मींस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी X डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी Y। तो कमोडिटी Y के प्राइस के चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है ऑन कमोडिटी X की डिमांड के ऊपर, वो हम यहाँ स्टडी करते हैं, इसे बोलते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। तो चलिए बच्चों एक बार रिकैप कर लेते हैं अभी हमने क्या पढ़ा। जैसे आप सबकी रिक्वेस्ट थी कि इस वीडियो को आप पार्ट्स में डिवाइड करिए, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाइए, तो मैं वही कर रही हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टुवर्ड्स द वेरियस फैक्टर्स व्हिच अफेक्टेड। यहाँ पे बेसिकली हम 3 फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं। ये 3 फैक्टर्स क्या है, प्राइस, इनकम एंड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी हम पढ़ने वाले हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का बेसिकली मतलब होता है कि डिमांड कितना रिस्पॉन्ड कर रही है टुवर्ड्स द चेंज ऑन अ वेरिएबल, इन अ वेरिएबल जिसकी वजह से इसमें चेंज आ सकते हैं। वो वेरिएबल हमने 3 पर ही रिस्ट्रिक्ट करना है, जो है प्राइस, इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। जब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, रिलेशनशिप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज, कितना रिस्पॉन्ड कर रही है डिमांड, कितना मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज है उसका। तो मतलब अगर 10% प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो कितने परसेंट से डिमांड फॉल करेगी, इसकी स्टडी को हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड इसका जो फॉर्मूला है वो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। देन उसके बाद हमारे पास दूसरी जो इलास्टिसिटी है जिसे हमें मेजर करना होता है वो है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे change in elasticity of change in demand, percentage change in demand in respect of income of a consumer हम स्टडी करते हैं। तो इसको बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। ओके, देन उसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ इलास्टिसिटी आती है जिसे हम बोलते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। एक क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी जो होती है वो क्या होती है, वो एक गुड के प्राइस में चेंज की वजह से उसके सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड की क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा उसकी स्टडी को बोलते हैं। तो यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी X डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी Y, इसकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। आई होप मैंने जो भी बातें समझाई है आपको समझ में आ गई है। तो ये 3 टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती क्या है वो हमने पढ़ लिया। एंड क्यों हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड ओनली डायरेक्शन बताता है कि प्राइस एंड डिमांड का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, इनवर्स रिलेशनशिप है, वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। बट इट डज नॉट टॉक अबाउट एनी मैग्नीट्यूड या कितना परसेंट से चेंज आएगा, कम चेंज होगा, ज्यादा चेंज होगा, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। इसीलिए हम अलग से ये वाला टॉपिक पढ़ते हैं इलास्टिसिटी ऑफ
डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लिए बच्चों हम इतना ही कर रहे हैं बस, और हम आगे आने वाले वीडियोस में चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। चैप्टर की लेंथ वैसे बहुत ज्यादा नहीं है, छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको काफी सारे डायग्राम बार बार बना के प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। देखिए पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक डेट, इस तरीके के जो चैप्टर्स हैं या बैंकिंग वाले जो आपकी यूनिट है वहां पर आपको लर्न करना है, वहां पे डायग्राम बना के लिखने की जरूरत नहीं होती है कुछ। लेकिन ये वाले जो चैप्टर है मार्केट मैकेनिज्म, आपका टॉक अबाउट डिमांड या सप्लाई की बात करो, यहाँ पर आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है लेकिन यहाँ पे जिस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको डायग्राम बनाने होंगे। आप डायग्राम की प्रैक्टिस अगर आपने पहले करी हुई है तभी आप एग्जाम के टाइम बना पाएंगे। तो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगी कि आप सारे चैप्टर्स ये जो हैं जितने भी डायग्राम वाले माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर है इन सबको अच्छे से लिख करके प्रैक्टिस करिए एंड रोज के रोज 2-3 डायग्राम कम से कम बनाते रहिए, सो दैट यू आर इन प्रैक्टिस और एग्जाम के समय आप ज्यादा टाइम ना वेस्ट करें इन मेकिंग दीज डायग्राम्स। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। यस, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। वी मीट वंस अगेन, टिल देन बाय, हैव अ ग्रेट